हजारों सालों से सोया हुआ पहाड़ जब अपनी नींद से जाग उठा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस पत्थर के दिल के अंदर भी कोई जिंदा धड़कन है। जो कहानियों में सिर्फ सुना गया था वो अब सच हो चुकी थी। फिल्म की शुरुआत होती है नॉर्वे के रोम्सडालेन के पहाड़ों में। टोबियास अपनी बेटी नोरा को द ट्रोल चोटिया देखने ले जा रहे हैं। परीक्षा कहती है कि एक बार 13 ट्रोल यहाँ एक शादी के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन वे बहुत नशे में थे और समय का पता नहीं लगा सके, जिससे वे पहाड़ बन गए। नोरा को लगता है कि अब वो परियों की कहानियों के लिए बहुत बड़ी हो गई है, जिसे सुनकर टोबियास को दुख होता है। वो उसे याद दिलाता है कि किसी चीज को देखने के लिए उस पर विश्वास करना जरूरी होता है। 20 साल बाद अटलांटिक तट पर उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में नोरा एक पुरातत्वविद बन चुकी है। वो अपनी टीम के साथ खुदाई अभियान पर है। टीम के ज्यादातर सदस्य हार मानने को तैयार हैं, क्योंकि 6 महीने में कुछ नहीं मिला और धन भी कम हो रहा है। लेकिन नोरा जिद पर अड़ी रहती है। उसकी दृढ़ता रंग लाती है और अंततः वह एक डायनासोर की खोपड़ी खोज लेती है। इस बीच डोवरे पहाड़ों में एक निर्माण कार्य चल रहा है। एक समूह नए रेलवे के निर्माण के लिए पहाड़ों को खोद रहा है। इस कार्य ने पर्यावरण के प्रति जागरूक कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जो इस विनाश के खिलाफ है, लेकिन उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब सुरंग शुरू करने के लिए विस्फोटक सक्रिय किए जाते हैं तो पहाड़ के भीतर कुछ गहराई में गड़गड़ाहट होती है और वो ढह जाता है, जिससे सभी मजदूर समय पर भाग नहीं पाते। ये घटना और उससे उत्पन्न भूकंपीय गतिविधि को नॉर्वेजियन सशस्त्र बल तुरंत पकड़ लेते हैं और जांच के लिए एक टोही विमान भेजते हैं। कुछ ही समय बाद एक हेलीकॉप्टर नोरा को उठाने आता है। अपने जश्न के बीच में नोरा से कहा जाता है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मामले को देखने के लिए बुलाया गया है। बेस पर पहुंचने पर एंड्रियास नोरा का स्वागत करता है और उसे एक गुप्त बैठक में ले जाता है, जहां बेरेट उच्च सैन्य अधिकारी और कुछ वैज्ञानिक पहाड़ों में हुई घटना के संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच लेस्जा में एक वृद्ध दंपत्ति अपने कुत्ते के लगातार भौंकने से परेशान है। अचानक पूरा घर हिलने लगता है तो वे तहखाने में भागकर छिप जाते हैं, इससे पहले कि घर बिखर जाए और बिजली चली जाए। जब कंपन थमता है तो दंपत्ति बाहर निकलते हैं। अपना घर पूरी तरह से नष्ट पाया, हालांकि कम से कम उनका कुत्ता सुरक्षित था। वापस बेस में नेता अब भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि पैरों के निशान किसी विशालकाय प्राणी के हो सकते हैं। नोरा उनसे कहती है कि अब वक्त बहस का नहीं, कार्रवाई का है। जो कुछ भी जरूरी है उसे तुरंत किया जाना चाहिए। घंटों तक बहस चलती रहती है। नोरा को एंड्रियास के साथ लेस्जा जाकर नवीनतम घटना की जांच करने का आदेश दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में सफर करते हुए एंड्रियास नोरा से पूछता है कि वो कैसी है। नोरा बताती है कि वह एक जीवाश्म विज्ञानी इसलिए बनी क्योंकि उसे बचपन से ही प्रकृति और रहस्यमयी चीजों से प्यार था। लेकिन जब वे गंतव्य पर पहुंचते हैं तो नोरा उसे बीच में रोक देती है, क्योंकि उनके सामने का दृश्य बेहद भयावह होता है। पूरा भूदृश्य बर्बाद हो चुका होता है। सेना पहले से ही क्षेत्र को घेर चुकी होती है और उन्हें उन निशानों को दिखाते हैं जो नदी और घाटी के पार जाते हुए पहाड़ों की ओर दक्षिण में लगभग 2 मील तक फैले हैं। सैनिकों ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन कोई अन्य सुराग नहीं मिला। नोरा वृद्ध दंपत्ति से सवाल पूछती है जिन्होंने घटना देखी थी, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं बता पाते। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने एक विशालकाय आकृति देखी थी जो चलते हुए सूरज की रोशनी को ढक रही थी। नोरा नुकसान का निरीक्षण करती है और एक अजीब तीखी गंध महसूस करती है, जिसे वो हाइपर नेचर कहती है। वो यूवी लाइट का उपयोग करके जैविक साक्ष्य खोजने की कोशिश करती है, लेकिन मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो कैप्टन क्रिस्टोफर और एंड्रियास को लेकर अपने पिता टोबियास से मिलने जाती है। टोबियास अपनी संपत्ति पर अजनबियों को देखकर बंदूक उठा लेता है, खासकर जब उनमें एक सशस्त्र सैनिक हो। लेकिन जब नोरा उसे अपनी पहचान बताती है तो उसे एहसास होता है कि ये उसकी बेटी है। वर्षों बाद पहली बार वो उससे मिल रहा होता है। वो उन्हें अंदर आने देता है, हालांकि पहले कुछ पहनने के लिए कहता है। टोबियास का घर कागजों, नोट्स और शोध सामग्रियों से भरा होता है, जो उसके उस जुनून को दर्शाते हैं जिसमें वह एक पौराणिक प्राणी ट्रोल के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहा है। नोरा उसे अपनी सारी बातें कहने से रोकती है जब वो ट्रोल्स के वास्तविक होने और गवाहों के बारे में अपने सिद्धांत बताने की कोशिश करता है। उसे चुप करा दिया जाता है और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। नोरा उसे जो फुटेज दिखाती है उस पर वो समझाती है कि उसे लगता है उसके पिता के पुराने शोध में कुछ ऐसे सुराग हो सकते हैं जो मदद कर सकते हैं। आखिरकार इन पहाड़ों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन टोबियास बेहद उत्साहित होता है और जांच में शामिल हो जाता है। टीम को आगे जांच जारी रखने के आदेश मिलते हैं। जब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां निशान खत्म हुए थे
टोबियास तुरंत नोटिस करता है कि भूगोल नक्शे से मेल नहीं खा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। उसे महसूस होता है कि वो फिर से अपनी बेटी के साथ एक रोमांचक खोज पर निकला है, लेकिन नोरा चाहती है कि इसे किसी पारिवारिक सुलह की तरह न देखा जाए। अचानक हवा में वही अजीब हाइपरनेचर जैसी गंध फैल जाती है और आसमान पहाड़ की तरह काला पड़ जाता है। तभी उनके पीछे एक विशाल आग खुलती है और दोनों समझ जाते हैं कि वे सही थे। वो प्राणी सचमुच एक ट्रोल है। उसकी छलावरण करने की क्षमता ने उसे पहाड़ का हिस्सा बनकर छिपे रहने में मदद की थी, इसलिए स्थलाकृति गलत लग रही थी। ट्रोल खड़ा होता है, अपना विशाल शरीर दिखाता है और जोरदार दहाड़ लगाता है। टीम भागने लगती है और हेलीकॉप्टर से किसी तरह बच निकलती है। वे ट्रोल को कैमरे में कैद करने में सफल हो जाते हैं और जब बेस पर यह ट्रांसमिशन पहुंचता है तो अब कोई भी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर अपनी टीम के साथ सेना के शिविर में लौटकर बेस को सारी जानकारी देता है। नोरा रिपोर्ट में अज्ञात प्राणी शब्द का उपयोग करती है ताकि वो पागल न लगे, लेकिन टोबियास बीच में बोल पड़ता है और सबको बताता है कि ये एक ट्रोल है, एक ऐसा जीव जो पहाड़ों में चल रहे निर्माण कार्य से परेशान हुआ है। टोबियास इसे प्रकृति का अपमान मानता है। नेता उसे पागल कहकर बाहर निकाल देते हैं और जब नोरा थोड़े और समय की मांग करती है तो उसे भी अनसुना कर दिया जाता है। इसके बाद नोरा अपने पिता पर गुस्सा होती है, उसे सब कुछ बिगाड़ने के लिए दोष देती है और जाने लगती है। लेकिन जब टोबियास उसे बताता है कि वो जानता है ये सब कोई परीक्षा नहीं है, तब नोरा रुक जाती है। वो समझाता है कि ये कोई साधारण ट्रोल नहीं है जिसे हथियारों या सूर्य के प्रकाश से हराया जा सके। अब बात बस क्रिस्टोफर को समझाने की थी, जो पहले उन्हें साथ ले जाने से इनकार कर देता है, लेकिन नोरा के समझाने और विनती करने पर अंततः मान जाता है। वो उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में साथ आने की अनुमति देता है, इस शर्त पर कि वे उसके आदेशों का पालन करेंगे। रात होते होते पूरा सैन्य अभियान हेडल पहुंच जाता है। जब वे ट्रोल के दोबारा प्रकट होने का इंतजार कर रहे होते हैं, टोबियास और नोरा अपने पुराने रोमांच और परीक्षाओं को याद करते हैं जो वे बचपन में साझा किया करते थे। इसी दौरान पिता और बेटी के बीच वर्षों पुराना मतभेद मिट जाता है। कुछ देर बाद ट्रोल प्रकट होता है। जब वो पास आता है तो अचानक रुक जाता है, मानो उसे एहसास हो गया हो कि इंसान वहां छिपे हैं। तभी सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। टोबियास उन्हें चेतावनी देता है कि इससे वो और अधिक क्रोधित होगा, लेकिन कोई नहीं सुनता। गोलियां और विस्फोट ट्रोल पर कोई असर नहीं करते, बल्कि उसे और उग्र बना देते हैं, जैसा कि टोबियास ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। ट्रोल आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है, जिसमें वे कैमरे भी शामिल हैं जो ऑपरेशन का सीधा प्रसारण कर रहे थे। टीम एक घायल सैनिक के साथ पेड़ों के पीछे छिप जाती है। जब वे वहां से निकलने ही वाले होते हैं, ट्रोल नीचे झुककर सैनिक को पकड़ लेता है। टोबियास बताता है कि ट्रोल शायद उसके खून की गंध से आकर्षित हुआ है। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोबियास रुक जाता है। वो ट्रोल के पास जाकर उससे शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करने की कोशिश करता है। सभी की हैरानी के लिए ट्रोल सचमुच रुक जाता है और टोबियास की कोमल आवाज सुनकर करहाने लगता है, जैसे उसे कुछ समझ आ रहा हो। लेकिन तभी दूर से एक ट्रक से सैनिक दोबारा गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ट्रोल पलटकर हमला करता है और उसी अफरातफरी में गलती से टोबियास उसकी चपेट में आ जाता है। ट्रोल वहां से चला जाता है और नोरा अपने घायल पिता के पास दौड़ती है। अपने अंतिम क्षणों में टोबियास उससे कहता है, महल, राजा, घर, विश्वास करना याद रखना, और वह उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। बेस पर लौटने के बाद नोरा खुद को दर्द में डूबे रखती है। टोबियास के शोध को पढ़ते हुए किसी समाधान की तलाश करती है। एंड्रियास और क्रिस्टोफर उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि ट्रोल अब नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन सेना ने हवाई हमले की तैयारी शुरू कर दी है। नोरा को एहसास होता है कि ये हमला भी पहले की तरह नाकाम रहेगा। उसे लगता है कि अब परंपरागत तरीकों से नहीं, कुछ अलग सोचने की जरूरत है। वो टोबियास की कई बातों को याद करती है। नॉर्वे के ईसाईकरण के दौरान ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज से नष्ट किया गया था। नोरा बेरेट और बाकी नेताओं से संपर्क करती है और अपना सिद्धांत बताती है कि शायद घंटियों की आवाज ट्रोल को कमजोर कर सकती है। शुरुआत में सभी इस विचार को हास्यास्पद मानते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर बीच में कहता है कि अब तक कुछ भी काम नहीं आया है, इसलिए इसे आजमाना चाहिए। बेरेट अनिच्छा से अनुमति दे देती है। कुछ समय बाद ट्रोल फिर से दिखाई देता है, इस बार हंडरफॉसन फैमिली पार्क के पास। लोग घबराकर भागने लगते हैं। तभी एक छोटी लड़की ट्रोल को देखने के लिए रुक जाती है। इसी दौरान नोरा और क्रिस्टोफर एक हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं।
जो एक विशाल जहाजनुमा संरचना पर लटकी बड़ी बड़ी चर्च की घंटियां लेकर आता है। वे उन घंटियों को ट्रोल के चारों ओर तैनात करते हैं और उन्हें बजाना शुरू करते हैं। आवाज सुनते ही ट्रोल दर्द से कराह उठता है। ये साफ था कि नोरा का अनुमान सही था, लेकिन ट्रोल भी खुद की रक्षा के लिए हमला करने लगता है। वो हेलीकॉप्टरों पर वार करता है और उन्हें गिरा देता है, जिससे चारों ओर तबाही मच जाती है। जब एक छोटी लड़की पर हेलीकॉप्टर गिरने वाला होता है तो ट्रोल आश्चर्यजनक रूप से हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। चूंकि ये घटना एक सार्वजनिक स्थान पर घटती है, अब पूरी दुनिया ट्रोल के बारे में जान जाती है और ये तथ्य कि वह राजधानी शहर की ओर बढ़ रहा है। हर देश के समाचार प्रसारण इस घटना को कवर करते हैं और फोन पर रिकॉर्ड की गई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब टीम बेस पर लौटती है और नोरा बताती है कि बेरेट ने उसकी बात अनसुनी कर दी, तो बेरेट उसे अनदेखा कर देती है। नोरा का मानना है कि घंटियां काम कर गई थी, इसलिए उन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक अलग तरीके से। वो बेस से बाहर निकलती है। बाहर जाते समय उसकी मुलाकात क्रिस्टोफर से होती है, जो कबूल करता है कि उसे लगता है कि बेरेट गलती कर रही है और वो नोरा की मदद करेगा अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो। सम्मेलन कक्ष में सैन्य नेता बेरेट को कुछ खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताते हैं, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं हुई है। बेरेट को हैरानी होती है कि उसे इसके बारे में पता नहीं था, और जब एंड्रियास ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताता है तो उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, वो नौकरी छोड़ने का फैसला करता है और नोरा से जाकर कहता है कि वे शहर खाली करने की तैयारी करें। कुछ समय बाद बेरेट टीवी पर नजर आती है और आपातकाल की घोषणा करती है। नोरा और एंड्रियास एक ही कार में ट्रैफिक में फंसे होते हैं और इस बीच नोरा टोबियास के शोध को फिर से देखने लगती है। उसे पन्नों पर सिंडिंग नाम दिखाई देता है और एक द्वारपाल का जिक्र भी मिलता है, जिस पर एंड्रियास टिप्पणी करता है कि ये रिकार्ड सिंडिंग हो सकता है। अचानक नोरा को टोबियास की आखिरी बात याद आती है, राजा, महल, घर, और वे दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें राजभवन जाना चाहिए। वहां पहुंचने पर गार्ड उन्हें रोकते हैं, लेकिन सिंडिंग उन्हें तुरंत अंदर बुला लेता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि टोबियास या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति जल्द या देर से आएगा। सिंडिंग नोरा और एंड्रियास को एक सुरंग में ले जाता है, जो पूरी तरह ट्रोल की हड्डियों से भरी होती है। वो समझाता है कि नॉर्वे के ईसाईकरण के दौरान हर उस चीज को नष्ट कर दिया गया जो उनके विश्वास के खिलाफ थी। उन्होंने शाही ट्रोल परिवार पर घात लगाकर हमला किया। हड्डियों के बीच चारों ओर देखते हुए नोरा नोटिस करती है कि उसकी यूवी लाइट ट्रोल की हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही है, यानी सूर्य के प्रकाश के बारे में कहानियां सच थी। उन्होंने दिन में ट्रोल को बाहर देखा था, लेकिन कभी प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश में नहीं, क्योंकि बादल और पहाड़ उसे ढक लेते थे। इस बीच ट्रोल शहर में पहुंच चुका है। एक बार फिर सैन्य हमले बेअसर साबित होते हैं, इसलिए बेरेट मिसाइलों के उपयोग को मंजूरी दे देती है। सिग्रिड देखती है कि सेना मिसाइल लॉन्च की तैयारी कर रही है और वो एंड्रियास को चेतावनी देने के लिए कॉल करती है। एंड्रियास सिग्रिड से कहता है कि वो सेना के सिस्टम को हैक करे ताकि लॉन्च को रोका जा सके। क्रिस्टोफर शहर में अलार्म बजाता है, जिससे सभी सैनिक उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। सिंडिंग भी सहयोग करता है और गार्डों को निर्देश देता है कि ट्रोल की सबसे बड़ी खोपड़ी को ट्रक पर लाद दें। नोरा और एंड्रियास उस ट्रक को लेकर शहर में घूमते हैं ताकि ट्रोल को महल से दूर ले जाया जा सके। सिगरेट सिस्टम में घुसने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन एक बार अंदर पहुंचने के बाद वो मिसाइल लॉन्च रोक देती है और नोरा व एंड्रियास को जरूरी समय मिल जाता है। ट्रोल करीब आता है तो वे ट्रक रोककर पीछे की खोपड़ी दिखाते हैं। ट्रोल गुस्से में दहाड़ता है और उनके पीछे चल पड़ता है, जैसा कि योजना थी। नोरा क्रिस्टोफर को कॉल करके बताती है कि वे रास्ते में। क्रिस्टोफर अपने सैनिकों को प्रेरक भाषण देता है कि राक्षस के सामने बहादुर बने रहें। ओस्लो की सड़कों पर एक खतरनाक पीछा शुरू होता है। तेज रफ्तार ड्राइविंग के बीच नोरा और एंड्रियास गलती से खोपड़ी गिरा देते हैं। ट्रोल रुककर उसे उठाता है और अपने बच्चों के लिए एक दुख भरी कराहन निकालता है। जब वो पास की इमारत में अपना प्रतिबिंब देखता है और कांच छूता है तो वो टूट जाता है। टूटने की आवाज से ट्रोल चौंक जाता है और गलती से खोपड़ी गिरा देता है, जो टुकड़ों में टूट जाती है। गुस्से में वह दहाड़ता है और नोरा को एहसास होता है कि ये आखिरी जीवित ट्रोल है, अपनी प्रजाति का अंतिम सदस्य। ट्रोल बदले में नोरा का पीछा करने लगता है। वो उसे रोकने के लिए मूल योजना पर लौटती है, जबकि बेस पर सिगरेट की हैकिंग पकड़ी जाती है और उसका कंप्यूटर जब्त कर लिया जाता है ताकि सिस्टम फिर से चालू किया जा सके। कुछ ही देर बाद नोरा और एंड्रियास जाल वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं और ट्रक से कूद जाते हैं ताकि ट्रोल सीधा केंद्र में चला जाए। ट्रोल नोरा पर कदम रखने की कोशिश करता है,
लेकिन उसी वक्त सैनिक दर्जनों यूवी लाइटें जलाते हैं जो ट्रोल को जलाने लगती है। मिसाइलों से लैस विमान भी पास पहुंचते हैं, लेकिन पायलट नागरिकों की मौजूदगी देखकर हिचकिचाता है। बेस पर बहस छिड़ जाती है कि हमले को रद्द किया जाए या नहीं। सिग्रिड गुस्से में उस अधिकारी को घूंसा मारती है जो नागरिकों की परवाह नहीं करता और अंततः ऑपरेशन रोक दिया जाता है। बेरेट और बाकी अधिकारी स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ट्रोल धीरे धीरे जलकर मर रहा है। क्रिस्टोफर के सैनिक पहले से ही जीत का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन नोरा ये नहीं सह पाती कि एक जीव इस तरह पीड़ा में तड़प कर मरे। वो सैनिकों को रोकती है और ट्रोल के पास जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके पिता ने किया था। वो धीरे से कहती है कि वो वापस पहाड़ों की सुरक्षा में चला जाए। ट्रोल उसकी ओर देखता है और उसके शब्दों पर विचार करता है, लेकिन उससे पहले ही सूरज उगने लगता है। सीधी धूप उस पर पड़ती है और कुछ ही क्षणों में वो पत्थर बनकर मलबे में बदल जाता है। एंड्रियास मजाक करता है कि इस जगह का नाम अब क्या रखा जाए, स्मारक या पहाड़ी। नोरा तय करती है कि इसका नाम टोबियास बोल्डर होगा। थोड़ी देर बाद बेरेट वहां पहुंचती है और नोरा को धन्यवाद देती है। एंड्रियास प्रधानमंत्री को याद दिलाता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब लेखक बनने जा रहा है। वो नोरा के साथ चला जाता है और सोचता है शायद डोवरे के पहाड़ों में अब भी कुछ और जीव छिपे हों। इसी बीच पहाड़ों की गहराई में चट्टानों का एक ढेर हिलता है, मानो कुछ फिर से जागने वाला हो। ये थी ट्रोल की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।